ये घटना करीब 80 साल पहले की है। एक तूफानी रात को एक वृद्ध दंपति एक छोटे से होटल में आते हैं रात बिताने के लिए, और जो लड़का रिसेप्शन पे बैठा रहता है उसे पूछते हैं रूम के बारे में। लड़का कहता है कि आज की रात के लिए रूम तो हमारे होटल में है नहीं, लेकिन आपको आज किसी भी होटल में रूम मिलेगा नहीं, क्योंकि दोपहर में मैंने दूसरे गेस्ट के लिए पता किया था। शहर में 2 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है और सारे के सारे होटल बुकड हैं। पर इस तूफ़ानी रात में मौसम और ख़राब होने वाला है, आप जाएंगे भी कहाँ? और जाना बड़ा रिस्की है, क्योंकि पूरी सड़कों पे पेड़ और इलेक्ट्रिक पोल गिरे हुए हैं। तो आप एक काम करें, आप आज की रात मेरे कमरे में, जो मेरा प्राइवेट कमरा है, उसमें गुजार लें। वृद्ध दंपति ने कहा कि तुम कहाँ सोओगे? उसने कहा मैं तो यंग हूँ, मैं सिंगल भी हूँ, मैं यहीं रिसेप्शन पे इस बेंच पे सो जाऊँगा। उन्होंने देखा उस लकड़ी की बेंच तो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, सोचने लगे कैसे सोएगा ये। उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं, हमको कुछ मिल जाएगा, हम चले जाते हैं। उसने कहा नहीं, मैं आपको जाने नहीं दे सकता, ये बहुत ही रिस्की है और मुझे आपकी चिंता रहेगी, और अगर आप खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं इंसिस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ आज की रात मेरे कमरे में गुजार लें। वृद्ध दंपति ने सोचा कोई विकल्प है नहीं, क्यों नहीं रात गुजार ली जाए। तो वो उसका ऑफ़र एक्सेप्ट करके रात गुजारते हैं वहाँ पे। जब रात को वृद्ध सज्जन उठते हैं और बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का बड़ा ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में उस जो रिसेप्शन में बेंच है वहाँ पर सो रहा है। उनको बड़ी दया आती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाने के पहले वो उसको अच्छी एक टिप देते हैं, प्राय उसके 1 माह की तनख्वाह होनी चाहिए, लेकिन वो लड़का रिफ्यूज़ करता है। वो कहता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना रूम रेंट पे नहीं लगा सकता, ये लीगल नहीं है, और मैं टिप भी नहीं ले सकता आपसे, क्योंकि अभी मेरा बॉस छुट्टी पे है और मैं ही इस होटल का अभी सबसे सर्वोच्च अधिकारी हूँ, और सर्वोच्च अधिकारी होने की हैसियत से मेरे टिप लेना वर्जित है। तो वृद्ध सज्जन बड़े इम्प्रेस होते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम हो क्या चीज़, और मैंने तो सोचा भगवान ने तुम्हारे जैसे लोग ही बनाने बंद कर दिए, और तुम इस छोटे से मोटल में क्या कर रहे हो? तुम्हारा जो एटीट्यूड है, तुम्हें तो किसी बड़े होटल का मैनेजर होना चाहिए। लड़का ये बात सुन के बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि आपको पता नहीं मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कोई बड़े होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाई नहीं की है। अरे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट क्या, मैं तो कभी कॉलेज ही नहीं गया, और मैं तो स्कूल में भी मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया। तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये संभव ही नहीं है। मेरा तो जीवन में एक ही सपना है कि मैं कभी इस होटल का मैनेजर बन जाऊँ। वृद्ध सज्जन ने कहा तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी क्या वैल्यू है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कभी एक बड़ा होटल बनाया और तुमको बुलाया मैनेजर बनने के लिए, तो तुम आओगे, मुझे ज्वाइन करोगे? लड़के ने सोचा कि वृद्ध सज्जन थोड़ा बौरा गए हैं, अगर इनके पास इतना ही पैसा होता कि वो कोई बड़ा होटल बना सकते, तो फिर रात मेरे छोटे से होटल में क्यों गुजारते, किसी बड़े होटल में जाते। लेकिन बात को ख़त्म करने के लिए उसने कहा कि हाँ, अगर आपने ऐसा कोई बड़ा होटल बनाया और मुझे बुलाया तो मैं ज़रूर आके आपको ज्वाइन करूँगा। तो वृद्ध सज्जन ने कहा देखो प्रॉमिस? उसने कहा हाँ प्रॉमिस। बात आई गई हो गई, वृद्ध सज्जन चले गए और लड़का इस घटना को भूल गया, और 3 साल गुजर गए। 3 साल में ये लड़के ने अपनी कड़ी मेहनत के कारण उस होटल का दारोमदार संभाल लिया, और वो उस होटल का मैनेजर बन गया। अब उसके बाद एक चिट्ठी आती है, उसमें एक रिटर्न एयर टिकट लगा है न्यूयॉर्क का, और उसमें लिखा है कि आप आइए, न्यूयॉर्क टिकट है, आपके पिकअप और आपके रहने का और आपके खाने पीने का सारा इंतज़ाम किया हुआ है, अगर आप आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। अब किसी का नाम उसको समझ नहीं आया किसका नाम है, पर उसने कहा कि यार चिट्ठी, ये एयरलाइन का टिकट तो सही है, मैं एयरलाइन में चढ़ा नहीं, मैं कभी न्यूयॉर्क सिटी भी गया नहीं, और छुट्टी भी है, वीकेंड है, तो चलो इसी बहाने चलते हैं न्यूयॉर्क। तो उसने न्यूयॉर्क की फ़्लाइट पकड़ी। वहाँ जब लैंड किया और पिकअप पॉइंट पे गया तो उसने देखा कि पिकअप पॉइंट में जो व्यक्ति उसका नेम कार्ड लेके आया है लेने के लिए, वो शोफर की ड्रेस में है,
अब अमेरिका में अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप बड़ी गाड़ी तो खरीद सकते हैं, लेकिन एक शोफर रखने के लिए आपको सुपर रिच होना बड़ा ज़रूरी है। तो उसने सोचा कि मेरा जो होस्ट है जिसने मुझे बुलाया है वो ज़रूर सुपर रिच होगा, बड़ा खुश हुआ। उसने जैसे ही उसको बताया कि मैं हूँ जिसको तुम लेने आए हो, तो उस शोफर ने उनका लगेज उठा लिया और बाहर गया, बोले साहब मेरे को फॉलो करिए। बाहर जाके देखा कि एक 6 डोर की लेमोजीन में वो सामान रख रहा है। उसने कहा यार हम लोग इस गाड़ी में जाएंगे। उसने कहा हाँ साहब बैठिए, आप इस गाड़ी में ही जाएंगे। उसको सोचा कि यार मैं सोचा ही नहीं कभी कि मैं ज़िंदगी में इस तरह की गाड़ी में बैठूंगा। बड़ा मज़ा आ रहा था उसको। अंदर में देखा बड़े कंफर्टेबल सोफ़े थे, और जैसे ही वो बैठा एयर कंडीशन चालू हो गया, म्यूज़िक बजने लग गया, और उसने एक बटन दबाया, उसमें फ्रिज से उसने ड्रिंक दी उसको कि आप ड्रिंक लीजिए। वो सोचा मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। उसने अपने आप को चूटी काटी और उसने कहा नहीं भाई सपना तो नहीं है, तो वास्तव में सच में हो रहा है। अब वो जा रहे हैं गाड़ी में, तो थोड़ी देर बाद उसने खिड़की से बाहर देखा और शाम ढल गई थी, और देखा कि दूर में एक स्ट्रक्चर है जो बड़ा वेल लिट है। उसने कहा ये स्ट्रक्चर तो मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है? फिर याद आया कि अच्छा हाँ, वो हमारे मोटल में जो हॉस्पिटैलिटी मैगजीन आती है उसमें देखा था, अखबारों में भी पढ़ा था, ये तो न्यूयॉर्क का बेस्ट एंड बिगेस्ट होटल है वो जो बन रहा है। उसने शोफर से पूछा कि अच्छा वो ये वही है ना जो चर्चित है और जो न्यूयॉर्क का बेस्ट और बिगेस्ट होटल बन रहा है? बोला हाँ साहब वही है, और ये बन गया है और हम लोग इसके इनॉग्रल फंक्शन में तो जा रहे हैं, आप उसी के लिए तो आए हैं। उसने कहा रियली, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे, और अगर उसके इनॉग्रल फंक्शन में मुझे बुलाया गया है और मेरा बॉस जो है वो तो अभी भी फिलाडेल्फिया में, मुझे पता है, तो ये तो बड़ी बात है यार। मैं तो अब इस घटना की चर्चा सारे लोगों के से करूँगा, और ये तो ऐसी घटना हो रही है कि मैं अपने बच्चों को, अपने और ग्रैंड चिल्ड्रन को भी इसकी कहानी सुनाऊंगा। बड़ा मज़ा आ रहा था उसको। ये सोचते सोचते गाड़ी वो होटल में पहुंच गई, और जैसे ही वो उतरा उसने देखा कि एक वृद्ध सज्जन बहुत अच्छे की बेशकीमती सूट पे खड़े हैं उसको रिसीव करने के। उसने कहा कि वेलकम, पहचाना मेरे को? बोले साहब आपका चेहरा बड़ा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। उसने कहा अरे कैसे भूल गए, 3 साल पहले तुम्हें याद है वो तूफ़ानी रात को हम लोग आए थे और तुमने अपना कमरा मुझे हमें दिया था, याद है? बोले हाँ साहब अब याद आ गया मेरे को। अरे रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोले अरे साहब क्या प्रॉब्लम होगी, आपने तो एयर का टिकट भेजा, वो भी बिज़नेस क्लास का, मैं तो बस सो के आया हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा आओ अंदर चलते हैं। अब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जो लॉबी थी उस होटल की वो तो ऐसे थी जैसे कोई राजप्रसाद हो, जैसे कोई म्यूज़ियम हो। इतनी एक्सपेंसिव ऑयल पेंटिंग चारों तरफ दीवारों पे लगी, रेम्ब्रांड, रेनॉयर, वैन गॉग की, और वहाँ पर मार्बल स्टैचूज़ जो रोडिनी की बनाई हुई, बड़ा सारा एक फानूस जो लगा हुआ बेल्जियम का, और बेशकीमती कारपेट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और जो दरवाज़ों में जो हार्डवेयर लगा वो भी गोल्ड प्लेटेड। उसने कहा ऐसे भी होटल बनते हैं, माय गॉड। अब वो एक एक चीज़ देख रहा है, वो वृद्ध सज्जन उसको दिखा रहे हैं। जाते जाते वो खड़े हो गए मैनेजर के रूम के सामने जिस पर लिखा है मैनेजर। उन्होंने कहा प्लीज़ अंदर आओ। जब अंदर गया तो देखा कि इतना बड़ा रूम है कि उसके जो मोटल का पूरा जो फ्लोर है उससे भी बड़ा रूम है, और एक कोने में एक बड़ी सारी बर्मा टीक की टेबल है जिसके ऊपर में ऑनिक्स का टेबल टॉप लगा हुआ है। एक तरफ बार है, एक तरफ लाइब्रेरी है, एक बड़ा सारा कॉन्फ्रेंस रूम उसके साथ अटैच है, एक सेक्रेटेरियल एरिया है, और उसके साथ एक बेडरूम भी अटैच है जिसके साथ एक बड़ा सारा बाथरूम है अटैच, और उसमें जकूज़ी भी लगा हुआ है। इतना लग्जूरियस मैनेजर का रूम तो वो सोच ही नहीं सकता था। ये सब देखते देखते अचानक उसकी नज़र जो है वो एक तख्ती पे पड़ी जो कि टेबल के ऊपर पड़ी थी, और उसमें देखा उसने उसका ही नाम है। अब तो उसको एकदम बेहोश होने वाली हालत हो गई, और जैसे उसने होश संभाला उसने कहा आपका दिमाग ख़राब हो गया है, आप मुझे इस होटल का मैनेजर बना रहे हैं? वो मुस्करा रहे थे। उन्होंने कहा आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आपका होटल 6 महीने में बंद हो जाएगा। अरे आपको तो मैंने बताया था कि मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, मैंने कभी कॉलेज में नहीं गया, मुझे कुछ नहीं आता, मैं इस होटल को कैसे संभालूंगा? उसने कहा देखो बच्चे, तुमको मैंने 3 साल पहले पूछा था कि मैंने अगर कोई बड़ा होटल बनाया और तुमको बुलाया ज्वाइन करने के लिए और तुम ज्वाइन करोगे, तुमने कहा हाँ मैं करूँगा। तो उसने कहा कि हाँ मैंने कहा था,
लेकिन मैंने पहले समझा ये कोई मजाक है, फिर मैंने सोचा कि चलिए आप बना लेंगे तो फिर उस टाइम सोचेंगे, लेकिन आप कहते तो मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूं, लेकिन मैं मैनेजर नहीं बन सकता। उसने कहा देखो तुम को समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तो बोला आप कौन हैं? उसने कहा कि देखो मैं सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं और मेरा नाम है सर वॉल्डोफ एस्टर। आज तक मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट खराब नहीं हुआ है, और उस दिन जब तुमने बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई चीज़ एक्सपेक्ट किए, बड़ी तकलीफ पा के मुझे जब रूम दिया था, तो मुझे ये समझ आ गया कि तुम विश्व के सबसे बेस्ट होटल मैनेजर हो। अब सोचो मैं इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर मुझे क्या करना चाहिए? जब मुझे विश्व का बेस्ट होटल मैनेजर मिल गया तो मुझे तो बेस्ट होटल बनाना चाहिए। तो मैंने ये बेस्ट होटल तुम्हारे लिए बनाया कि तुम चलाओगे इसको। अब रही बात तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारा कोई डिग्री नहीं है, तो मैं दूंगा ना तुमको, बेस्ट टीम दूंगा। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया है बेस्ट फूड एंड बेवरेज मैनेजर, बेस्ट हाउस कीपर्स, बेस्ट फैसिलिटी मैनेजर्स, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट मार्केटिंग मैनेजर, सारे लोग हैं, लेकिन ये सारे लोग तुम्हारे नीचे काम करेंगे, क्योंकि तुम्हारे में जो चीज़ है वो इनमें नहीं है। वो एक बड़ी एक्सेप्शन चीज़ है, वो है एटीट्यूड टू कंट्रीब्यूट। तो वो लोग को तुम सिखाओगे ये एटीट्यूड टू कंट्रीब्यूट। और उस दिन मिस्टर बोल्ट को सर वॉल्डोफ एस्टर ने फर्स्ट वॉल्डोफ एस्टोरिया जो न्यूयॉर्क में है उसका मैनेजर बनाया, और मिस्टर बोल्ट अगले 27 साल तक जब तक वो जीवित रहे इस होटल के मैनेजर तो थे ही, इसके साथ उन्होंने सर वॉल्डोफ एस्टर के लिए 27 और होटल बनाए 27 देशों की राजधानियों में, जो आज भी उस देश की राजधानियों के बेस्ट होटल हैं। अब आप देखिए कि हमारे लिए क्या है। आप अगर एटीट्यूड टू कंट्रीब्यूट नहीं रखते तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कैसी फैंसी डिग्रीज ले आए, आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। और लेकिन अगर आप में ये एटीट्यूड टू कंट्रीब्यूट है, तो अगर आप बहुत कोई डिग्री के मालिक नहीं हैं, अगर आपके पास बहुत कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, फिर भी देयर इज़ अ चांस कि आप किसी भी कंपनी के टॉप पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि आज भी आप देखेंगे जो लोग इन कंपनियों के टॉप पे हैं, जो सीईओ या चेयरमैन है, वो वहाँ इसलिए नहीं है कि उनके पास कोई फैंसी डिग्री है, बल्कि इसलिए है कि उनके एटीट्यूड टू कंट्रीब्यूट है। अब ये एटीट्यूड टू कंट्रीब्यूट क्या है? ये एटीट्यूड टू कंट्रीब्यूट ये है कि हम ये सोचें कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, न कि ये सोचें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए क्या करेगा। जॉन एफ कैनेडी ने एक बात कही थी कि डोंट थिंक व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। यही एटीट्यूड टू कंट्रीब्यूट है कि हमें ये सोचे हम कि हम हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, ना कि ये सोचे कि हमारा परिवार या हमारा समाज या हमारी कम्युनिटी हमारे लिए क्या करे। जिस दिन आप में ये जज्बा आ जाएगा, जिस दिन आप ये सोचने लगे कि कोई मेरे पास आया है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसका जीवन कैसे बेहतर बना सकता हूँ, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ मेरे प्रेजेंस से, उस दिन आप ऊपर जाने लगेंगे ऑटोमेटिकली। आपको कुछ चेष्टा करने की ज़रूरत नहीं है और आप पहुँच जाएंगे टॉप पे। तो मेरा आज से आपसे यही निवेदन है कि आज से, इसी क्षण से आप ये एटीट्यूड कैरी करना चालू करिए। उसके बाद कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके ऊपर पहुँचने।